सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम साथ हैं तो एक दूसरे का नमस्कार तो हमने स्वीकार कर ही लिया है। क्यों आपके ये बाल कुछ भीगे भीगे से दिख रहे हैं? आप भी कुछ भीगी भीगी सी नजर आ रही हैं। अरे मौसम इतना भीगा भीगा सा है तो क्यों न तन और मन भीगेगा, वही नहीं क्यों न भीगेगा? बताइए, आप भी तो भीगी भीगी सी लगी रही है। हाँ बिल्कुल, आते आते यहाँ पर थोड़ी न थोड़ी फुहारी बारिश की हो ही जाती है। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना आ गया है और अगर ऐसे मौसम में बारिश न हो, फुहार न हो तो मजा भी तो नहीं आता इस महीने का, है ना? और भीगने का मजा भी तभी है जब हम पूरे दिल से समय है। ये बहुत ही खूबसूरत समय है और चारों तरफ जब हरियाली छा जाती है और सुबह से लेकर शाम तक हमें पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है, तरह तरह की कोयल की आवाज, तो फिर मन भी गुनगुनाने लगता है। बिल्कुल, है ना? चेहरे की चमक बढ़ जाती है, जैसे कि इस समय तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ी हुई है। अच्छा। तो बताइए आज कौन कौन सी विषय हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में? जी हाँ, आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उनमें है एआई का बढ़ता प्रभाव, यानी कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे दैनिक जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। बिल्कुल जी जी। और इसके बाद हम बात करेंगे भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी की। अरे वाह! जी हाँ, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारा जो एक और विषय है वो है नैतिक शिक्षा का महत्व। क्या कहेंगी इस पे आप? बहुत जरूरी है नैतिक शिक्षा का महत्व जो है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए खास तौर से हमें उन आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि नैतिकता क्या होती है, क्योंकि इसका आजकल जो है कम देखने में आता है असर। लोग अनैतिक ज्यादा हो जाते हैं, नैतिकता जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है, वो मिलती नहीं है। तो ऐसे माहौल में हमें समझाना बहुत जरूरी है कि नैतिक शिक्षा कितनी जरूरी है। जी, और साथ ही चूंकि आज है सोमवार तो हम बात करेंगे उपवास के व्यंजनों के बारे में। क्या खिलाने वाली आज उपवास में? मोरधन जिसे कहते हैं या फिर वरई जिसे कहते हैं। हाँ। मैं उस पर एक रेसिपी लेके आई हूँ, बाकी हमारे श्रोता भी अपनी रेसिपी भेजेंगे। चलिए, ये श्रोताओं को हम कहते हैं कि वो आज अगर उन्होंने व्रत किया है या नहीं भी किया है, सावन का महीना चल रहा है, वो ऐसे में कौन से व्यंजन बनाना पसंद करते हैं, खासतौर से जो व्रत के लायक हो, उपवास के लायक हो, तो कोशिश करें हमें बताने की कि आज के दिन, खास सोमवार के दिन, उन्होंने ऐसा कौन सा विषय उठाया है या पकवान बनाए हैं जिन्हें व्रत में भी खाया जा सकता हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्यों ना अब थोड़ी बातें हो गई हैं, कुछ मधुर संगीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, क्यों ना बरखा में भीगा जाए। इस गीत के जरिए फिर से भिगो दिया है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये गीत। बहुत सुंदर क्लासिकल गीत है और हमारे श्रोता भी इसे सुनकर फिर से भीग गए होंगे और झूम उठे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिसकी आज बहुत जरूरत है, नैतिक शिक्षा। आज की प्रतिस्पर्धात्मक जो युग है, इसमें न केवल शिक्षा अंकों या डिग्रियों तक सीमित नहीं रहना है। बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन क्या वे अच्छे इंसान भी बन पा रहे हैं? क्या उनमें करुणा, ईमानदारी, सहनशीलता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो रही है? इसी प्रश्न का उत्तर है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। नैतिक शिक्षा, जिसे हम मॉरलिटी कहते हैं या वैल्यूज एजुकेशन भी कहते हैं, तो कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जो उद्देश्य है, जिसका जो महत्व है, खासतौर से बच्चों में और युवाओं में सही और गलत के बीच का जो अंतर करने की जो क्षमता है वो विकसित करना है कि आपके अंदर ईमानदारी कैसे आए, सहानुभूति, जिम्मेदारी की भावना और सम्मान जैसे जो नैतिक मूल्य हैं वो आप कैसे अपनाते हैं, और सामाजिक जो मानदंड हैं, जो परंपराएं हैं, उसके अंदर आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। क्योंकि कई बार हम सामाजिक परंपराओं को तोड़ देते हैं, है ना? तो हम परंपराओं का मतलब कुरीतियों से नहीं है, जो कुरीतियों हैं उनका तो विरोध होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो जो नैतिक शिक्षा है वो उसका अर्थ यही माना जाता है कि बच्चों को अच्छे और बुरे में हम फर्क करना सिखाएं और उनके भीतर सच्चाई है या कर्तव्य निष्ठा की भावना, जैसा हमने कहा, अनुशासन जैसे जो मानवीय मूल्य हैं,
इसका विकास करना भी बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान उन्हें किताबी ज्ञान से नहीं आ सकता, इसके लिए उन्हें एक संस्कार हमें देना होगा। अच्छा इंसान बनने का संस्कार देना बहुत जरूरी वो है। कहते हैं ना मंदाकिनी जी, जैसे कुछ चीजें दिखती हैं कुछ नहीं। जो किताबों में ज्ञान है वो दिखता है, जो मार्क्स लाते हैं बच्चे, नंबर अच्छे लाते हैं, पढ़ाई करके दिखाते हैं, वो दिखता है। मगर ये जो संस्कार है ये इस तरह कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। ये जब आप बच्चों में डालेंगे तो उनके व्यवहार में ही नजर आ सकते हैं, बिल्कुल उनकी जीवनचर्या में, उनकी जीवन शैली में नजर आएंगे कि वो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं। जी। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है, सब कुछ है, मगर यदि आप जब अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं और वो अगर गलत हैं तो आपकी सारी छवि खराब हो जाती है, भले ही कितनी भी आप अच्छे पद पर पढ़ाई की है, आप किसी भी पद पर हो सकते हैं। अगर आपका चारित्रिक विकास नहीं हुआ है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो नैतिकता या आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। आप भले ही कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। समाज में नैतिक गिरावट को रोकने के लिए आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता और अपराध बढ़ते जाते हैं। इन समस्याओं की जड़ में नैतिक मूल्यों की कमी ही तो है। अगर बच्चों को बचपन से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो आने वाला समाज अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हो सकता है। हाँ, उन्हें पाठ यूं नहीं पढ़ाना कि तुम नैतिक बनो, तुम यूं करो, इस तरह से नहीं सिखाया जा सकता नैतिकता का पाठ। आप जैसा खुद करेंगे ना घर में, माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे घर में या बाहर करेंगे, बच्चे देखेंगे आपको कि आप किस तरह का चरित्र उनके सामने रख रहे हैं अपना, तो उसी हिसाब से उनका जीवन बनता चला जाएगा। आप उन्हें डंडे की नोक पर समझाने चलेंगे कि आप इस तरह से रहिए, आप इस तरह से बनिए, तो बच्चा कभी नहीं बनेगा, है ना? और ये तो फिर वेल ट्रेन्ड कहा जाएगा, वेल एजुकेटेड, या फिर जो हम कहते हैं कि किस तरह से नॉलेज ट्रांसफर होना चाहिए, वो कहाँ हुआ। तो आपको अपने घर में ही वो संस्कार डालने पड़ेंगे। वो बीज जो बोने होते हैं बच्चों को, तब वो अंकुर जब निकलेगा तो फिर वो नैतिकता के साथ ही फूटेगा। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लिया जाए। गीत सुना देते हैं। बिल्कुल, हमारे श्रोता कहेंगे कि भाई ये तो बातों में इतनी मशगूल हो गई है दोनों सखियां कि भूल ही गई है कि अब गीत भी सुनना है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। तो मंदाकिनी जी, एक सवाल जो मन में आता है कि नैतिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। हमारे श्रोता भी हमें कमेंट के जरिए ये बता सकते हैं कि वो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं कैसे देते हैं। क्योंकि जैसे कुछ जरिए हैं जिनके द्वारा हम दे सकते हैं, जैसे कि कहानियों के माध्यम से। हमारे बचपन में कुछ कहानियां आया करती थी जो हंसी मजाक से भरी भी, कुछ कॉमिक्स होती थी अलग अलग तरह की, जिनमें अच्छे अच्छे मॉरल लर्निंग्स दी जाती थी। हाँ, जी बिल्कुल होती थी, और उन्हें सुनने के बाद हमें लगता था कि अच्छा ऐसे बनना चाहिए, है ना? जी, कहीं पंचतंत्र, कहीं अकबर बीरबल, कुछ धार्मिक ग्रंथों की शिक्षाप्रद कहानियां इतनी सारी होती थी जो हमें सिखाती थी कि किस तरह से हमें जीवन आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आज बच्चे लगभग भूल से गए हैं इस तरह की कहानियों को पढ़ना। आज वो नेट पर जो पढ़ते हैं शायद उनमें अभाव होता है पंचतंत्र की कहानियों का या नैतिक कहानियों का अभाव होता है, और उन्हें सिखाना चाहिए। जरूरी है कि इस तरह की कहानियों को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसे थोपा नहीं जा सकता नैतिकता को, बल्कि स्वतः भीतर से बच्चे में स्फुरित होती है ये बात कि मुझे नैतिक बनना है। तो हमारे इसके लिए क्या है सबसे बड़ी बात कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाया जाए, बच्चों को नाटक और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए। शिक्षकों का जो आचरण है वो भी उन्हें बनाता है, प्रभावित भी करता है। वो टीचर के बड़े फैन होते हैं, अपनी शिक्षिका के बहुत फैन होते हैं। तो जैसा शिक्षक उन्हें समझाएगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे। और परिवार का सहयोग तो सबसे बड़ा सहयोग है, जिसे
बच्चा सीखता है। और बड़ा व्यक्ति भी, जब घर का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति नैतिक होगा तो बच्चे जरूर सीखेंगे। जी, हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं नेहा कि बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व किताबों से हटकर उन्हें ज्ञान देना है कि हमारी नीति, हमारे कानून कैसे होने चाहिए, और इसका महत्व बच्चों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि बच्चे अगर ये सब नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है बच्चे संस्कार नहीं सीख पाएंगे। और जरूरी है कि हम अपने बच्चों को किताबों के साथ साथ नियति की भी शिक्षा दें। हम उन्हें शब्द सीखने की, कहाँ कैसे रहना है, कहाँ कैसे किस तरीके के कानून का पालन करना है, ये जरूरी है बताना। और नहीं, आपने ये नहीं किया है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को कानून का पालन करना सिखाना है, बच्चों को हमें शिक्षा देनी है। साथ ही साथ शिक्षा के समय ध्यान रखें कि आप स्वयं भी उस चीज का पालन करें, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं तो आप भी दिखाइए कि आप उनके माता पिता या आप उनके टीचर्स कितने अच्छे से इन चीजों का खुद पालन करते हैं। तो क्लास पर समय पर पहुंचना है ना, और पीरियड शुरू हो गया है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि लेट पहुंचने का असर क्या होता है ना, पढ़ाई का। और बच्चों, खासतौर से माता पिता से झूठ नहीं बोलना। जी, आप स्कूल से कहीं और चले गए हैं, माता पिता से झूठ बोलते हैं, तो ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। जी, एक बड़ी भी उसका अनुसरण करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बड़ी उम्दा बात इन्होंने कही है कि अक्सर जब हम बच्चों के लिए स्कूल ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कहाँ एजुकेशन सबसे अच्छा है, कहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि कहाँ अच्छे संस्कारों की बात भी होती है, कहाँ मॉरल वैल्यूज की भी बात होती है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बातों का ध्यान पहले रखना ही चाहिए। जी, भी नहीं, रखना ही चाहिए। बिल्कुल, ये नंबर 1 पे होना चाहिए। हाँ। क्योंकि बच्चे, वही अभी हमने कहा ना कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, आप बड़ा पद सुशोभित कर रहे होते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा आपके अंदर नहीं होती। आप कई बार भ्रष्ट हो जाते हैं, आप बेईमान हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये फिर बहुत दिक्कत देती है बातें। हमारी एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा, वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्किया खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो मंदाकिनी जी, हम अभी जो बात कर रहे थे नैतिक शिक्षा आते रहते हैं, तो आज जब साधु आए, मैंने उनसे कहा, उनका आधार कार्ड मांगा, तो आधार कार्ड उन्होंने दे दिया। एक की आयु में बर्थ ईयर लिखा था 1971 और एक की आयु में लिखा था 1984। दोनों को बोले हमने पैसे तो दे दिए, आए थे इसलिए, लेकिन कहा कि आप काम करके खाइए, आप तो 1984 के जन्म है, यानी आप 40 से ऊपर अभी हुए हैं, 60 तक भी नहीं पहुंचे हैं, अच्छा नहीं लगता, खुद खाइए, खुद कमाइए, स्वयं अपने आप को बनाइए। उन्होंने बताया कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो इन्होंने कहा कि शिव जी या कोई भी ईश्वर ये नहीं कहते कि आप कामना करो, मांगना अच्छी बात नहीं है, आपको पैसे नहीं देंगे, स्वयं कुछ कीजिए, अपना आयु खुद कमाई, आय खुद कमाइए और खुद खाइए, ऐसा ये लिखते हैं। तो चलिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और इस तरह से तो हमें अपनी जो है जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, वो कोई भी व्यक्ति हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि जीवन में बहुत सी चीजों का प्रभाव बढ़ा है नेहा। बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, है ना, हर तरह में। हाँ। जहां देखा जाए विश्व इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर किसी 5 साल पुराने व्यक्ति को आज की दुनिया दिखा दी जाए तो उसे लगेगा अरे ये कहाँ आ गए। हाँ, बिल्कुल चेंज हो गया है। और ऐसे में जो है एआई का बढ़ता प्रभाव जो है हमें एक तरह से आकर्षित भी कर रहा है और परेशान भी कर सकता है। जी, है ना? आज के आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को एक नई दिशा तो दी है, और इस परिवर्तन के केंद्र में ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई।
ये तकनीक अब केवल विज्ञान फैंटेसी नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ये एक अहम हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। तो लोगों को पता ही है, हमारे श्रोताओं को, कि क्या है ये AI, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र आजकल हो रहा है। तो AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए और कार्य करने की क्षमता देती है। तो ये मशीनें अब न केवल गिनती या गणना करती है, बल्कि आवाज पहचानने, चेहरा पहचानने, भाषा समझने और यहाँ तक कि खुद से सीखने जैसी क्षमताएं भी रखती है। हाँ, और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो AI ने शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पर्सनल लर्निंग एप्स होती हैं, स्मार्ट ट्यूटर की मदद से बच्चों की पढ़ाई और अधिक रोचक और सरल हो गई है। विद्यार्थी अब अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन भी पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका जो प्रभाव है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है, क्योंकि AI जो है अब डॉक्टर्स भी इनकी सहायता ले रहा है रोगों की पहचान करने में, रिपोर्ट्स की जांच में और यहाँ तक कि ऑपरेशन में भी। तो जो रोबोटिक सर्जरी है वो AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम मरीजों को सटीक और तेज इलाज देने में भी सक्षम है। इसके अलावा मंदाकिनी जी, व्यापार और उद्योग में भी इसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। AI का उपयोग आज व्यापारिक निर्णय लेने, ग्राहक सेवा सुधारने और डेटा विश्लेषण में हो रहा है। चैट बॉक्स हो गए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और ऑटोमेटेड प्रक्रियाएं उद्योगों की कार्य क्षमताओं के कई गुना बढ़ा रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका तो घरेलू जीवन में भी प्रवेश हो गया है। नेहा, सबसे बड़ी बात ये हो गई, स्मार्ट होम डिवाइस की बात करें, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि अलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है और रोबोटिक जो क्लीनर है, वो लोगों की जिंदगी को कितना आसान भी बना देते हैं। मगर मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है जहां ये सारी, जैसे हम कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जहां सारे सकारात्मक बातें हैं, वहां कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं भी इसको लेकर हैं। बिल्कुल इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ रहे हैं, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। AI के लाभ जितने व्यापक हैं, उससे जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं है। रोजगार पर खतरा, जैसे मशीनें जो है इंसानों का काम करने लगी है, और उसी तरह धीरे धीरे अब इंसानों की जगह लेने के कारण नौकरियों के अवसर घट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और जैसे नैतिकता की बात हम कर रहे थे, तो नैतिकता और गोपनीयता जो है, तकनीक के गलत इस्तेमाल से झूठी खबरें भी फैल रही हैं। आज जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो न जाने कितनी खबरें ऐसी आती हैं जिन्हें बाद में पता चलता है कि अरे वो खबर तो झूठ थी, है ना। कितनी अफवाहें फैल जाती हैं, तो लोगों की निजता भी खतरे में पड़ गई है। और मानव नियंत्रण भी, अगर AI तकनीक बिना नियंत्रण के आगे बढ़ती है तो भविष्य में ये इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल कोई भी चीज जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो तो फिर खतरनाक है ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अनकंट्रोल्ड जैसे ही होगा कोई भी चीज, नेचर जब अनकंट्रोल्ड होती है, प्रकृति, तो कितना जबरदस्त नुकसान करती है। ठीक वैसी तकनीक है, तो वो जब नियंत्रण से आगे निकल जाएगी हमारे, तो इंसानों के लिए खतरनाक बन जाती है। तो AI जो है एक अद्भुत तकनीक तो है, जो अगर सही दिशा में उपयोग की जाए ना नेहा, तो मानवता के लिए वरदान बन सकती है। लेकिन इसके साथ अगर हमने सावधानी नहीं बरती, नैतिकता नहीं बरती और नियंत्रण में नहीं रखा इसे, तो निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देंगी। बिल्कुल। तो हमें ये निश्चित करना होगा कि ये जो तकनीक है हमारे जीवन को बेहतर बनाए, न कि हमें ही नियंत्रित करने लगे। हाँ। जी, AI का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा रहा है और भविष्य में ये और भी गहराई से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। आवश्यकता है जागरूकता की, संतुलन की और तकनीक के साथ जिम्मेदारी निभाने की। बिल्कुल। और अब जिम्मेदारी है एक गीत सुनाने की, तो इसका जवाब ही तुरंत दे देता है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हो, हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। ये हमें फोटो भी तुरंत बनाकर दे देता है। जैसे सबके फायदे हैं, तो दूसरा नुकसान भी है इसका, कि क्योंकि इस तरह से कई बार गलत उपयोग भी इसका किया जाता है, लोग गुमराह भी हो जाते हैं। इसलिए सतर्कता के साथ इसका उपयोग हमें करना चाहिए। जी, एक साथी ने लिखा है, एक नई शोध के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू। इसका आप किस तरह उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। AI के बारे में भी यही बात लागू होती है। इस डिजिटल शोध का सोशल मीडिया पर नकारात्मक उपयोग करने की संभावना भी बढ़ सकती है। इससे सचेत रहना और
सभी को इससे सचेत रहना जरूरी है। बाकी जानकारी आपके माध्यम से मिलेगी ही, ऐसा ये लिखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एआई की कुछ प्रमुख नुकसान है। नौकरी का विस्थापन, जैसे कि एआई संचालित स्वचालन के कारण कई नौकरियां खतरे में हैं, खासकर वे जो दोहराव वाले कार्यों पर निर्भर है। दूसरा, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन होता है, और वो कहते हैं कि यदि एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा में पूर्वाग्रह है तो ये एल्गोरिदम में भी परिलक्षित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम भी आ जाते हैं। अनैतिक उपयोग होता है। अगर गलत हाथों में चला गया है तो साइबर अपराध, डीप फेक और गलत सूचनाएं फैलाने जैसे कार्य भी होते हैं। इसलिए इसका उपयोग सबसे बड़ी रचनात्मकता के लिए, समाधान के लिए होना चाहिए, तभी ये फायदेमंद है। और एक साथी ने लिखा है कि कृत्रिम बुद्धि मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को इंटेलिजेंट एजेंट का अध्ययन माना जाता है। साथ ही एक ने लिखा है, एआई का बढ़ता प्रभाव वैज्ञानिक मुद्दा है। कंप्यूटर का युग प्रारंभ हो गया है तो सभी सेक्टर में तकनीकी सहयोगियों द्वारा ये कार्य होता है, वो चिकित्सा हो या बैंक एजेंट हो या सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी से सहभागी बने हैं। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हो, सिटी स्कैन हो और भी कई सारी चीजें जिनमें साइंस का उपयोग करके इस मैजिक को किया जाता है, ऐसा ये लिखते हैं। बिल्कुल सही लिखते हैं। और देखिए, जब बात चल रही थी कि एआई की उनके बहुत फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये होते हैं कि हम गलत सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए जी। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां से सही सूचनाएं ही जाती है जी। तो रेडियो सुने ज्यादा से ज्यादा, और हमारे कार्यक्रम तो सुनते ही हमारे श्रोता। तो अगली जानकारी जो हम देने वाले हैं वो भी तो 100% सही ही होगी ना नेहा? बिल्कुल। तो हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि भारोत्तोलक रही है ना जी। बताइए आप इनके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुनते ही गर्व की भावना उठ आती है मन में। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर इतिहास रचा था। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने न केवल उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि वे भारत की बेटियों की प्रेरणा स्रोत भी बनी। बिल्कुल। और इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुआ था, और साधारण परिवार से थी, लेकिन उनमें असाधारण शक्ति थी और खेल के प्रति जुनून था। तो बचपन से ही उनका झुकाव जो है भारोत्तोलन की ओर था, वेट लिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं। जब वे 12 साल की थी तभी से उन्होंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इनकी प्रतिभा इतनी निखर कर आई कि जल्द ही कोचों और खेल संघों ने इन्हें पहचान लिया। वे भारतीय खेल प्राधिकरण SAI से जुड़ी और वहां से उनकी पेशेवर ट्रेनिंग शुरू हुई। मल्लेश्वरी ने 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और कई पदक जीते। बिल्कुल। और 2000 की बात करें तो उन्होंने सिडनी ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने 69 किलोग्राम यानी 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये भारत के लिए गर्व का विषय था, क्षण था, क्योंकि ये किसी भारतीय महिला द्वारा ओलंपिक में जीता गया पहला पदक था। तो उस समय पूरा देश उनकी इस उपलब्धि से भाव विभोर भी हो गया था। आपने बिल्कुल सही कहा। और इतना ही नहीं, कुछ अन्य उपलब्धियां भी इनकी हैं। इन्होंने 1994 में और 1995 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीते थे। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मानों से नवाजा, जिनमें अर्जुन पुरस्कार जो कि 1994 में दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1999 में दिया गया था शामिल है। 1999 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। और कर्णम मल्लेश्वरी की जब बात चल रही है तो उस दौर में सफलता उन्होंने हासिल की जब महिलाओं के लिए खेलों में करियर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था नेहा, बहुत मुश्किल थी। और उनके संघर्ष, समर्पण और आत्मबल ने आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और कर्णम मल्लेश्वरी सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि वे भारत की बेटियों का आत्मविश्वास भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। आज भी वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। और बहुत सारी युवा जो लड़कियां हैं वो इस क्षेत्र में आ भी रही, बढ़ रही। क्योंकि आप मैसेज पढ़ते पढ़ते अचानक हंसने लगी थी, क्या बात है, ऐसा क्या मैसेज आ गया है? हाँ, हमारे एक साथी हैं, भाई बड़े मजेदार साथी कभी कभी हमें मिल जाते हैं। हाँ। एक श्रोता साथी लिखते हैं, मैं तो विविध भारती की प्रोग्राम लिस्ट पूरे दिन का AI से पूछता हूँ हर रोज।
अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपको इसका क्या जवाब मिलता है? वैसे आपको एक बात बता दें कि एआई आपको वही जवाब दे सकता है जो इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध हो। उन्हीं जानकारियों का मिला जुला रूप वो आपको दे सकता है, लेकिन जब तक कोई जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट नहीं ना है, की जाए तो फिर उसका जवाब कैसे मिलेगा? उसका कोई जवाब आपको नहीं मिल सकता। इन्होंने हमसे एक मजाक कर लिया है। चलिए, तो अब समय आ गया है कि जब हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेने, हाँ, भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही है, काफी समय और हो गया अगर व्रत है। होता है तो फिर जाहिर है कि थोड़ा थोड़ा खा भी लेना चाहिए। तो आज हमारे श्रोताओं ने देखिए बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज हमें लिखकर भेजी हैं। मैं पढ़ती हूँ जी। एक श्रोता लिखती हैं कि व्रत वाले पनीर रोल्स हम लोग बनाते हैं। उसके लिए 2 उबले आलू चाहिए, पनीर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, अदरक चाहिए, जीरा पाउडर है, सेंधा नमक है, किशमिश है और इलायची चाहिए, काली मिर्च चाहिए और 1 चुटकी जायफल और हरा धनिया, घी और पनीर रोल्स बनाने के लिए वो विधि बताते हैं कि 1 बाउल में उबले हुए आलू और पनीर ले लें, हरी मिर्च और अदरक डाल दें, अच्छे से मिलाएं, इसमें जीरा पाउडर, सेंधा नमक, किशमिश, काली मिर्च। अगर व्रत के लिए तो फिर सेंधा नमक हाँ डल सकता है, ठीक है। इलायची पाउडर, जायफल और हरा धनिया डालें। सभी सामग्री को एक साथ अच्छे से मिलाकर वो डो तैयार कर लें। तैयार किए गए मिश्रण से रोल्स बना लें। एक पैन में घी डालकर गर्म करें और इसमें रोल्स को पैन फ्राई करें और रोल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर किसी व्रत के दौरान चाट मसाला या पुदीना खाने की अनुमति है तो आप इस पनीर रोल्स को पुदीने के पत्ते और चाट मसाला डालकर भी सर्व कर सकते हैं। जी, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हर किसी के यहाँ कुछ न कुछ अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ हरा धनिया खाया जाता है उपवास में, किसी के यहाँ नहीं खाया जाता। तो लेकिन मुझे एक बात हंसी आ रही, अगर उपवास है तो फिर हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम चाट मसाला खा सकते हैं कि नहीं। अगर आपने उपवास किया है तो फिर उपवास तो उपवास की तरह होना चाहिए। जी जी, जो बात आपने कही यही हमारे एक श्रोता ने भी लिख भेजी है। उन्होंने कहा है उपवास में भोजन नहीं किया जाता और किसी किसी उपवास में जल भी नहीं पिया जाता। उपवास रखना बहुत अधिक कठिन है। उपवास के व्यंजन, आलू उबाल लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसमें सेंधा नमक मिला लो और दही के साथ खाओ। साबूदाना खिचड़ी भी बनाई जाती है। फल भी लिए जाते हैं मौसम के अनुसार, सेब, केला, पपीता, अमरूद आदि। आजकल बाजार में व्रत की नमकीन चिप्स मिलते हैं जो तलकर खाए जा सकते हैं। पर इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि हम उपवास में ऐसी कोई चीज ना खा लें जो हमें इतनी भारी हो जाए कि वो ही हम उसी से तकलीफ हो जाए। फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर तले फले चीजें खा रहे हैं, आप तल रहे हैं घर में कढ़ाई में खूब सारा तेल डालकर, कभी साबूदाना तल रहे हैं, कभी चिप्स तल रहे हैं, तो फिर ऐसा व्रत करने से तो अच्छा है कि हम खा ही लें, है ना? हमें शौक है अगर चिप्स खाने का। और दूसरा एक लिखते हैं गुजराती में उपवास वड़ा बहुत ही फेमस है और ये बताते हैं इसकी विधि की 3-4 उबले हुए आलू मैश कर लें, इसमें 1 कप साबूदाना भिगोएं, अच्छी तरह छनावा, 2-3 टेबल स्पून मूंगफली पाउडर डाल दें, हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, थोड़ा नींबू रस और चीनी डालें। सबको अच्छे से मिलाकर छोटी टिक्कियां बना लें। चाहे तो अंदर से काजू, किशमिश, सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। इन टिक्कियों को घी या तेल में दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। बस गर्मा गर्म फराली जो पेटीज है वो तैयार है। और मेरी श्रीमती जी ने एकादशी व्रत में आज यही बनाया है। अरे ओहो, क्या बात है। हमारी एक और श्रोता साथी हैं जिन्होंने मूंगफली के दाने की बर्फी लिखा है। भाई ये सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरी बड़ी फेवरेट चीज है। इन्होंने लिखा है 1 कटोरी मूंगफली के दाने सिके हुए और छिलके निकाले हुए लेना है, आधा कटोरी शक्कर लेना है, आधा कटोरी से कम पानी, 3-4 हरी इलायची के दाने, आधा चम्मच घी। दोनों को सेक कर छिलके निकाल कर ग्राइंडर में पीस लें। उसके बाद एक कढ़ाई में शक्कर, पानी, घी डालकर चाशनी बनाएं और उसमें मूंगफली पीसी हुई डालकर गैस बंद करके कुछ सेकंड चलाएं। उसके बाद एक प्लेट में घी लगाकर उसे जमा दें। कुछ देर बाद हल्की ठंडी होने पर काट सकते हैं। चाशनी को ज्यादा देर नहीं सेकना है, नहीं तो चाशनी कड़क हो जाएगी। और मेरे दिमाग में तो पूरी बर्फी बन चुकी है और स्वाद भी आ चुका है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है ये बर्फी। और एक श्रोता लिखते हैं कि उपवास में भोजन नहीं किया जाता है और किसी किसी उपवास, जैसा कि आपने बताया था कि जल भी नहीं पिया जाता है। तो वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उपवास के व्यंजन है जैसे कि सामा चावल, वरई, व्रत के चावल जिसे कहते हैं मूर्धन। तो वरई का डोसा आप बना सकते हैं। 1 कप वरई ले लें, साबूदाना ले लें कुरकुरेपन के लिए, सेंधा नमक ले लें, दही ले लें, पानी ले लें और घी या तेल तलने के लिए हरी मिर्च और धनिया। तो पहले आपको भगर या साबूदाने को अच्छी तरह से धोकर 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। पीस लें भिगोए हुए भगर को, साबूदाना को दही के साथ मिक्सी में और गाढ़ा लेकिन
थोड़ा सा बहने वाला घोलो, हाँ, तो उसको उतना पीस लें। फिर 2-3 घंटे के लिए ढककर रख दें गर्म जगह में। और यदि आप चाहें तो जीरा, हरी मिर्च और कटा धनिया उसमें डाल सकते हैं। नॉन स्टिक तवा गर्म करें, थोड़ा सा घी लगाएं, डोसे के घोल को फैला दें, दोनों तरफ से सुनहरा होने तक आप तल सकते हैं और व्रत की हरी चटनी या दही के साथ आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। अब एक वो चीज जो मैंने अभी नई सीखी है, मतलब रेसिपी पुरानी है, मैंने अभी सीखी है, वरई का हलवा भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री में लगेगा वरई आधा कप, देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच, दूध 2 कप, शक्कर या गुड़ जो भी आप खाते हो वो आधा कप या फिर स्वादानुसार। इसके अलावा आप गार्निशिंग के लिए काजू, बादाम, किशमिश 2 से 3 चम्मच थोड़ा कटा हुआ ले सकते हैं, साथ ही इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। अब इसे बनाना कैसे है, भूनना है। पहले तो कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें भगर या वरई जिसे हम कहते हैं उसे डालकर मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब दूध डालना है, धीरे धीरे दूध डालना है और चलाते रहना है ताकि गुठलियां ना बने। फिर धीमी आंच पर ढककर तब तक पकाना है जब तक भगर दूध सोएंगी तो ये गर्मा गर्म हलवा लेकर आऊं। तो मंदाकिनी जी, अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो क्यों ना उनसे अनुमति ले ली जाए। तो श्रोताओं, अब दीजिए सखी सहेली कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार।